हो गया सर स्टार्ट। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा देख, जीएसटी क्लास है और आज का जीएसटी एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं सर। हम लोग एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी में काफ़ी डिस्कस किए लास्ट कुछ क्लासेस में, और एग्जेम्पशंस के अंदर सिर्फ एग्जेम्पशंस ही नहीं हुआ था, अलग अलग टाइप ऑफ जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है उसमें जीएसटी के बारे में भी हम लोगों ने देखा कि भाई कहाँ जीएसटी आता है, कहाँ जीएसटी नहीं आता। बहुत ज़रूरी है कौन से प्रोडक्ट में जीएसटी लग रहा है, कौन से सर्विस में जीएसटी लग रहा है, कहाँ एग्जिम्ट किया गया, कहाँ नील रेट है, इस तरह का काफ़ी डिटेल्स डिस्कशन हम लोगों ने किया। मैंने मैक्सिमम सर्विस वगैरह कवर करने का कोशिश किया वहाँ पर। अगर कोई ऐसा सर्विस शायद मैंने कवर नहीं किया तो उसको मैं बाद में जब हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस करेंगे ना तो फिर डिस्कस कर लेंगे सर। ऐसे जितना हुआ कॉन्सेप्ट वाइज इनफ हुआ है सर। अच्छा तो फिर आज क्या नया होगा सर? यस सर, न्यू टॉपिक, टॉपिक, फ्रेश डिस्कशंस करेंगे। और टॉपिक का नाम है सर टाइम, प्लेस एंड वैल्यू। सर ये क्या है टाइम, प्लेस, वैल्यू? ऐसा लग रहा है कोई मतलब समय, किसी को कोई किसी को समय दे रहा है क्या? हाँ सर, ये भी एक वही बात है कि टाइम, प्लेस एंड वैल्यू जीएसटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। टाइम, प्लेस एंड वैल्यू मतलब समय यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। समय क्यों इंपॉर्टेंट है? सिंपल बात है, समझने के लिए बहुत सिंपल बात है। डिपार्टमेंट को जीएसटी चाहिए। डिपार्टमेंट मतलब इनकम टैक्स, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट को जीएसटी कलेक्ट करना है। जीएसटी काउंसिल के कहने पे सरकार को चाहिए, सरकार के कहने पे। तो टाइम डिसाइड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, भाई किस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जीएसटी चार्ज किया जाए। ऐसे मतलब अगर मैं आपको सिंपल बोलूं, मतलब जब सेल ड्यू हो रहा है तब करे, जब सेल एक्चुअल में कैश पेमेंट हो रहा है तब करे, या अगर मानो कि सेल होके पेमेंट बाद में आ रहा है तो तब करे। मतलब एक बिजनेस चलाने के लिए हमेशा अलग अलग टाइप ऑफ होता है ना। आप लोग अकाउंटेंसी में भी देखते होंगे इस तरह का कॉन्सेप्ट। एक बार ड्यू करते हैं, एक बार रिसीव करते हैं, और फिर ड्यू का रिसीव होता है, फिर पार्ट पेमेंट होता रहता है ना, कि भाई ये भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गया, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट गया, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट गया, क्या फाइनल पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है सर। तो मैं आपको बस इतना समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि डिपार्टमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट या इंडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट ये क्या चाहते हैं? ये चाहता है कि भाई सरकार के घर में प्रॉपरली इंडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट हो, जीएसटी कलेक्ट हो। और ये जीएसटी कलेक्शन के चक्कर में इनके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, टाइम के साथ साथ प्लेस भी इंपॉर्टेंट है क्या? यस, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट प्लेस। मतलब कहाँ, प्लेस मतलब किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जीएसटी लिया जाए, मतलब कौन से प्लेस पे। मतलब कभी रिवर्स, कभी डेस्टिनेशन बेस्ड होता है तो कभी रिसिपेंट बेस्ड होता है। नॉर्मली सप्लायर को कलेक्ट करना पड़ता है ना, नॉर्मली सप्लायर को कलेक्ट करना पड़ता है। बट देयर मे बी सम सर्कमस्टेंसेस जहां पर हम देखेंगे कि रिसीवर को कलेक्ट करना पड़ता है, जिसको हम लोग आरसीएम बोलते हैं। चार्ज अंडर जीएसटी में भी इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि प्लेस का कॉन्सेप्ट क्या है। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर, वैल्यू। जीएसटी लगाना है तो उसका वैल्यू डिसाइड कैसे होगा सर? बहुत सिंपल है, जिस दाम पे बेका मतलब सेल हो रहा है उस दाम पे करो। लेकिन सर इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। जिस दाम पे बिक रहा है उसी दाम पे तो करना चाहिए, बट हमेशा इतना आसान होता तो फिर आपको पढ़ाने का जरूरत ना होता। मतलब आप लोग जीएसटी एक्सपर्ट क्यों बनते फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी को जीएसटी कंसल्टेंट बनने का क्या जरूरत था? सब कुछ इतना आसान ही होता था। चले सर डिस्कशन चालू करें। जब तक डिस्कस नहीं करेंगे तो कितना भी मैं इंट्रो दे दूं कुछ फर्क नहीं पड़ता सर, बात वहीं के वहीं रह जाएगा। ओके सर, स्क्रीन शेयर है? प्लीज मुझे इतना बता दीजिए सर, स्क्रीन शेयर है? यस सर। तो बेसिकली सर हम लोग आपसे बात करेंगे टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई पे। डिटेल्स नोट्स में शेयर करूंगा आपसे, बट मेनली यहाँ पर हम लोग क्या क्या पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको एक बार पॉइंट दिलाता, मतलब एक बार आपको याद दिलाता हूँ कि क्या क्या मेन मेन पॉइंट है जो आपको टाइम ऑफ सप्लाई पे या वैल्यू ऑफ सप्लाई पे जानना चाहिए। तो सबसे पहले मैं टाइम पे बात करूंगा। अभी ये टाइम, प्लेस एंड वैल्यू, ये तीनों में बात करता जाऊंगा सर, ठीक है। अभी ये कंटिन्यूएशन होगा।
अब पॉइंट इज दैट सर, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जो है, आपको ये समझना पड़ेगा कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एक कॉन्सेप्ट में चलता है और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एक कॉन्सेप्ट में चलता है। मैं दोनों पॉइंट में डिस्कस करूंगा डिटेल्स में, एक गुड्स और एक सर्विस। तो कभी गुड्स में बात करेंगे तो फिर कभी सर्विस पे बात करेंगे। ओके, टाइम, टाइम बहुत कीमती है सर हर चीज पे। अच्छा, फिर उसमें और एक पॉइंट देखो, टाइम ऑफ सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्ज। सर जीएसटी ना दो तरह का चार्ज में चलता है। इसका नॉर्मली चार्ज का डिस्कशन जो है, चार्ज का मतलब क्या है, मतलब एक पर्टिकुलर लॉ में रह के जीएसटी कलेक्ट करना है ना, वही तो होता है चार्ज। ये सर नो, टैक्स का मतलब ही तो होता है। टैक्स क्या होता है, टैक्स मतलब कंपल्सरी एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ, कंपल्सरीली, है ना, कंपल्सरीली लॉ में रह के किसी से कोई चीज चार्ज करके लेना। भाई देना पड़ेगा, नहीं देगा तो क्या कर लेगा, क्या करेगा, आपके अगेंस्ट में लॉ तोड़ने का, क्लेम करने का, कोई आप लॉ तोड़ रहे हो, केस हो जाएगा आपके अगेंस्ट में, देना पड़ेगा सर। ठीक है, आप रूल तोड़ रहे हो, देश में रहना है तो देश का नियमों को पालन तो करना पड़ेगा, इसमें आप कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, अगर आप लॉजिकली कुछ बता सकते हो तो वो जरूर बताओ, रीजन दिखा सकते हो तो, बट नियम पालन करना है। तो टाइम ऑफ सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्ज। अब फॉरवर्ड चार्ज कौन है सर? सर फॉरवर्ड चार्ज का सिंपल मतलब है, नॉर्मली जैसे जो टैक्स जीएसटी जो होता है ना, जीएसटी का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो सेलर है, सेलर मतलब, सेलर मतलब सप्लायर, ठीक है, सप्लायर जीएसटी कलेक्ट करता है और सरकार के घर में जमा करता है। किससे कलेक्ट करता है? रिसिपिएंट से कलेक्ट करता है। हेलो, सप्लायर जीएसटी कलेक्ट करता है और किसको देता है सर? जीएसटी, जीएसटी कलेक्ट करता है रिसिपेंट से, ठीक है, जीएसटी रिसीव करता है रिसिपेंट से और सरकार के घर में जमा करता है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक छोटा सा नोट्स है, जीएसटी इन इंडिया। स्टेट वाइज एक जीएसटी कलेक्शन का डेटा है। इससे भी आपको समझ में आएगा, ये मैप काफी हेल्प करता है हमें। ऐसे तो ये जीएसटी काउंसिल के साइड से ही मैं दिया था, बहुत पुराना नहीं है, 1920 का डेटा है, बट आप इसको अपडेट वर्जन आपको बाद में मैं देखता हूँ कि अगर एकदम लेटेस्ट वाला मुझे मिल जाए तो मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। जैसे मानो कि वेस्ट बंगाल का कोई बिजनेसमैन, बात को ध्यान से समझो, जैसे ये मेरा होम स्टेट है, तो वेस्ट बंगाल का कोई बिजनेसमैन मानो उत्तर प्रदेश वाले कोई किसी को कुछ सेल कर रहा है, तो सप्लायर कौन से स्टेट का हुआ सर? बोलो, सप्लायर फ्रॉम, अरे बोलो ना, सप्लायर कहाँ का हो गया? वेस्ट। WB, है ना। उत्तर प्रदेश में कौन है? रिसिपिएंट, ठीक है, जो खरीद रहा है, बायर, ठीक है। तो फॉरवर्ड चार्ज किस पे लगता है? फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज, ये तीन दो कॉन्सेप्ट चलता है सर। एक होता है रिवर्स चार्ज और एक होता है फॉरवर्ड चार्ज। अब फॉरवर्ड चार्ज का काफी सारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ये, जो सप्लायर होगा वो रिसिपेंट से कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को जमा करेगा। जैसे हमारे हमारे देश में दो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो एक मोदी को जाएगा और दूसरा दीदी को जाएगा, मतलब एक मोदी जी को जाएगा, दूसरा दीदी जी को जाएगा। जैसे बंगाल का बात करें तो अगर सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों है तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बेस करके, और अगर आईजीएसटी है, मतलब देखो स्टेट के अंदर जब होता है तो दो टैक्स होता है, सीजीएसटी एसजीएसटी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इंट्रा स्टेट, है ना। ये एकदम बेसिक्स ऑफ जीएसटी है। सेम स्टेट के अंदर जब प्रोडक्ट का लेन देन हो और उसमें जो जीएसटी चार्ज होता है उसे इंट्रा स्टेट कहते हैं। और जब स्टेट बदल जाए, जैसे बंगाल से उत्तर प्रदेश चला गया, तो उसमें आईजीएसटी चार्ज होता है और आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब दिल्ली गवर्नमेंट स्टेट को रिम्बर्स करता है। बाद में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को रिम्बर्स करता है। ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, ठीक है, मतलब कैसे सेटलमेंट होता है, ये आपको आगे आगे मैं आईटीसी क्लास में बताऊंगा सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट में। फिलहाल आप इतना समझो कि फॉरवर्ड चार्ज इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। वेस्ट बंगाल वाला सप्लायर उत्तर प्रदेश वाला रिसिपेंट से जीएसटी कलेक्ट करेगा, जो भी उसका वैल्यू होगा, वैल्यू के बेसिस में। हाँ, जीएसटी कलेक्ट ऐसे ही नहीं करना है ना मन मर्जी, वैल्यू होगा, जितना सेल का वैल्यू होगा उसके ऊपर जीएसटी रेट जितना चलेगा,
18% तो 18%, 12% तो 12%, 6% तो 6%, हाँ सर 1% तो 1%, जो भी रेट है उस रेट के हिसाब से जीएसटी कलेक्ट करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में, स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल देगा। इसके लिए लेजर होता है सर, इलेक्ट्रॉनिक लेजर होता है, और जीएसटी फाइल का एक एरिया होता है जहां जाके आप फाइल कर सकते हो। gst.government.in ये है जीएसटी का साइट। यहाँ पर जाना पड़ता है, अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ये देखो, अगर आप टैक्स पेयर्स हो तो रजिस्टर नाउ करके रजिस्टर करो, और अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर हो, नॉर्मली कौन होता है सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर, या जो कोई भी जीएसटी प्रैक्टिशनर का एग्जाम देता है वो कर सकता है। सर आप लोगों में से कोई जो अभी सीएसीए में नहीं बना, क्या वो जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकता है? ये सर अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो जाते हो तो फिर आप बन सकते हो, या फिर जो कॉमर्स नहीं पढ़ा क्या वो कर सकता है? यस, रिटायर्ड ऑफिसर जो कॉमर्स कनेक्शन में इंटरेस्टेड है उनको एग्जाम पास करके वो भी कर सकते हैं, लॉयर वाले भी कर सकते हैं। तो इसका एक अलग ही रूल्स है, मैं आपको बताऊंगा जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन कौन हो सकता है, इसका भी पढ़ाया जाता है सर, ठीक है। सबसे प्रेफरेबल काम किसके लिए है? सबसे प्रेफरेबल ऑब्वियसली सीएसईए सीएमए वालों के लिए है, लेकिन उनको उनके अलावा और भी लोग कर सकते हैं। वो अलग बात कि ज्यादा लोग ट्राई नहीं करते इस फील्ड में, है ना, ज्यादा लोग ट्राई नहीं करते, ज्यादातर सीएसईए सीएमए वाले या फिर जिनको काफी दिनों से जीएसटी का काम करते करते थोड़ा आदत हो जाता है वही लोग अप्लाई करते हैं। और ये बहुत बड़ा फील्ड है आज के डेट में, जीएसटी का काम करके अपना लाइवलीहुड चलाना, ये बहुत ही फेमस एक जगह बन गया सर, है ना। यू ऑल नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, आगे चर्चा करेंगे सर, कोई बात नहीं। अच्छा, फिलहाल वापस कंसंट्रेट करें, ठीक है। तो टाइम ऑफ सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्ज, मतलब इसमें भी एक टाइम का मैटर है। मैं समझाऊंगा आज, आपको समझ में आ जाएगा टाइम का खेल क्या है। अच्छा, टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज, सर रिवर्स चार्ज किस कब होता है? आरसीएम। सर आरसीएम के बारे में, मतलब फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज, ये दोनों चीज चार्ज अंडर जीएसटी में मैंने काफी डिटेल्स में बोल के रखा। जिन लोगों ने चार्ज अंडर जीएसटी लाइव क्लास नहीं किया वो जरूर एक बार रिवाइज करें, ठीक है। और जो कर चुके हो वो रिवाइज करें, जो नहीं किया वो एक बार गो थ्रू करें। करने से अच्छा रहेगा सर, क्योंकि आपको चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिकॉज इन जीएसटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज फॉरवर्ड चार्ज, अनदर इज रिवर्स चार्ज। अब आपको एक सिंपल बात करता हूँ, रिवर्स चार्ज का काफी एग्जाम्पल होता है, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल जरूर दे दूंगा, ठीक है। जैसे मानो, एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक सिंपल एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे मानो एक इंट्रा स्टेट ही बताता हूँ, सेम स्टेट के अंदर ही एक एक एग्जांपल देता हूँ। मानो कोई बंदा है जो बिहार का है, ठीक है। जैसे मानो ये बिहार के में मुजफ्फरपुर से है कोई, मानो कोई है चंपारण से, जानते हो ना सर, ये सब बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो मानो कि बिहार के अंदर ही एक चंपारण डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट चंपारण है, वेस्ट चंपारण भी है, बट मैं वेस्ट वाला ले रहा हूँ, ठीक है। और ये आ गया मानो अपना मुजफ्फरपुर। हाँ, ये विश्वजीत का स्टेट है, ये डिस्ट्रिक्ट है। हाँ विश्वजीत, सही बोला ना? लोकेशन सही है या फिर किधर होगा? इधर ही है ना, या थोड़ा और बीच में होगा? यहाँ पे सीआर है, वहाँ पे जहाँ पर सीआर है यहाँ पर है मुजफ्फरपुर, ठीक है सर। अब देखो सर, बात समझो। अच्छा, मुजफ्फरपुर से चंपारण जाना है, ठीक है, मुजफ्फरपुर से चंपारण जाना है, वेस्ट चंपारण और इधर मुजफ्फरपुर, ठीक है। मुझे इतना बताओ कि ये सेम स्टेट है कि अलग स्टेट हुआ? हेलो, सेम सेम। स्टेट है कि अलग स्टेट है? सेम है, ठीक है, दोनों बिहार के अंदर है सर, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, मुजफ्फरपुर से चंपारण कोई गुड्स जा रहा है, ठीक है। अब इसमें मैं रिवर्स चार्ज बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पर जो मुजफ्फरपुर वाले हैं, जैसे मानो विश्वजीत, अपना विश्वजीत ना लीची लीची का कारोबार करता है, मानो नॉर्मल लीची तो जीएसटी के बाहर हो जाएगा, फ्रेश फ्रूट वगैरह, लेकिन अगर वो पैकेज करके ब्रांड लगा के बेचेगा ना, आजकल होता है ना पैकेज्ड फ्रूट्स वगैरह जो होता है उसमें जीएसटी लगता है, पता है आपको? लूज में जीएसटी नहीं है, लेकिन पैकेज करके ब्रांड बना के बेचोगे ना, जीएसटी हो जाएगा। तो मानो मुजफ्फरपुर वाले विश्वजीत चंपारण वाले मिस्टर ए को कुछ बेच रहा है, तो यहाँ पर चंपारण वाले जो है ना सर, ये नॉन रजिस्टर्ड है, ये नॉन रजिस्टर्ड है। तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो सप्लायर है वो क्या करता है, वो जीएसटी कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट के घर में देगा।
आरसीएम में क्या होता है कि अगर आप किसी नॉन रजिस्टर्ड के साथ काम करते हो, मानो कि कोई नॉन रजिस्टर्ड सप्लायर है, मानो विश्वजीत को चंपारण वाले ये सप्लायर एक नॉन रजिस्टर्ड सप्लायर होके विश्वजीत को कुछ दे रहा है, विश्वजीत उसको रिसीव कर रहा है, बात को समझे। चंपारण वाले बिजनेसमैन जो नॉन रजिस्टर्ड है, मतलब जीएसटी में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, बट विश्वजीत और मुजफ्फरपुर ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब बताओ, सप्लायर को जीएसटी देना पड़ता है, चंपारण वाले जो नॉन रजिस्टर्ड है, जो नॉन नॉन जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है, एक्चुअली उसी को जीएसटी कलेक्ट करके सरकार के घर में जमा करना है। ये न्यू दिल्ली है, दिल्ली गवर्नमेंट को जमा करना है या स्टेट गवर्नमेंट को जमा करना है, मतलब जो पटना में कैपिटल है ना बिहार का, तो या तो पटना में जमा करेगा या तो दिल्ली में जमा करेगा या तो दोनों जगह में जमा करेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी के तौर पे, और वो जीएसटी के साइड से चला जाता है, लेजर में पोस्ट हो जाता है। तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, वो बड़ा सिंपल है। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में बात करूंगा सर आपके साथ, ऐसे इंस्टीट्यूट भी आप लोगों को रिटर्न फाइलिंग सिखाएगा, तब भी आप क्लियर हो जाओगे थोड़ा सा, और काम करते करते और ज्यादा। तो ये मैटर नहीं है, मैटर ये है कि अगर एक नॉन रजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को कोई चीज सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर सप्लायर जो है ना, जैसे कि चंपारण वाले नॉन रजिस्टर्ड जीएसटी सप्लायर, जीएसटी वाले एक बिजनेसमैन रजिस्टर्ड वाले किसी को कुछ बेच रहा है, तो जो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है, जैसे कि विश्वजीत और मुजफ्फरपुर, वी ऑफ मुजफ्फरपुर, ये रजिस्टर्ड है, ओके। अब क्योंकि ये रजिस्टर्ड है, तो इसी को सरकार के घर में टैक्स जमा करना होगा। सरकार नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को ढूंढने नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, आरसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, आरसीएम आ जाएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जब रिसिपिएंट को सरकार के घर में टैक्स जमा करना है। एक्चुअल पॉइंट क्या है सर, एक्चुअली विश्वजीत तो मुजफ्फरपुर को ही जो टैक्स है ना, वो चंपारण वाले को देना चाहिए। मानो कि 1000 टका का प्रोडक्ट है, 1000 का 18% कितना होता है, मानो 18 टका, 1000 टका का प्रोडक्ट है, 18 रुपीज करके जितना लॉट होगा, 18 रुपीज एक्चुअली चंपारण वाले को देना चाहिए था, और चंपारण वाले ये 18 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट के घर में जमा करता, ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट के घर में जमा करता। लेकिन क्योंकि चंपारण वाले तो अनरजिस्टर्ड है, तो चंपारण वाले जमा नहीं कर पाएगा, तो विश्वजीत को खुद ही अपना टैक्स सरकार के घर में डायरेक्टली जमा करना। इसको कहते हैं आरसीएम, रिवर्स चार्ज, ठीक है। सर ये तो डायरेक्ट लगा, नहीं सर, ये एक्चुअली फॉरवर्ड का उल्टा है। फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है वही जीएसटी कलेक्ट करेगा, वो सरकार के घर में जमा करेगा। लेकिन जब फॉरवर्ड वाले बंदा, मतलब सप्लायर जब खुद नहीं कर पाता, तब रिसिपिएंट को करना पड़ता है, एंड दैट इज आरसीएम कॉन्सेप्ट। तो सर हमें ये भी समझना पड़ेगा इन दिस एग्जांपल कि आरसीएम का टाइम ऑफ सप्लाई कैसे काम करता है, ठीक है। इसका और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे मानो किसी फॉरेनर से अगर आप कोई सर्विस ले रहे हो, ठीक है, तो सप्लायर कौन बना, फॉरेनर की आप, हाँ सर, अगर कोई फॉरेनर से हम लोग कोई सर्विस लेने बैठेंगे, तो सप्लायर कौन बनेगा, फॉरेनर की हम, प्लीज टेल मी। फॉरेनर। फॉरेनर। लेकिन रूल्स क्या कहता है कि सप्लायर को टैक्स देना चाहिए, जनरल रूल्स ऑफ जीएसटी क्या कहता है कि जो सप्लायर है वही टैक्स कलेक्ट करे और गवर्नमेंट के घर में जमा करे, है ना। लेकिन आप मुझे बताओ, अब फॉरेनर को ढूंढने क्या सरकार निकलेगा, भाई कौन ईरान से है, कौन अफगानिस्तान से है, कौन ताजिकिस्तान से है, कौन चाइना से है, कौन भूटान से है, कौन नेपाल से है, कौन बांग्लादेश से है, कौन म्यांमार से है, कौन ओमान से है, ढूंढने निकले क्या, क्या बोलेगा सरकार, नो सर। जो रिसिपिएंट है उसी को सरकार के घर में टैक्स डायरेक्टली जमा करना है, सारा कॉम्प्लायंस का काम रिसिपिएंट को करना है। ऐसा वेराइटीज ऑफ सिस्टम मैं चार्ज ऑफ जीएसटी में एक बार डिस्कस करके रखा रिसेंट में, फिर से एक बार करूंगा, जब रिवाइज करूंगा वापस आऊंगा तो फिर से करूंगा, लेकिन एक बार हो सके तो करके रख लो, काफी हेल्पफुल होने वाला है सर। तो ये इसका टाइम के बारे में जानना है सर, ये रिवर्स चार्ज में टाइम का क्या कहना है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स, वाउचर मतलब जो बिल होता है ना, इनवॉइस, है ना, उसे वाउचर बोलते हैं ना। हम लोग, आप लोग जब कभी ऑडिट में जाओगे ना, जब कभी नहीं जरूर जाओगे, ऑडिट करने जरूर जाओगे सर, एज ए सीए सीएस सीएमए, स्पेशली सीए सीएमए के तो ऑडिट के लिए जाना ही पड़ता है। सीएस को भी आजकल ऑडिट करता है, सीएस ऑडिट एक हो गया, सेक्रेटरियल ऑडिट बोलते हैं उसको, ठीक है, उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन नॉर्मल जो फाइनेंस ऑडिट का मैं बात कर रहा हूँ, फाइनेंस ऑडिट सीए सीएमए के लिए बहुत ही पॉपुलर है। तो उसमें इंटरनल ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिट तो सीए ही कर सकता है,
लेकिन सीएमए वालों के लिए इंटरनल ऑडिट भी काम हो रहा है आजकल, काफी पॉपुलर हो रहा है। जैसे रिसेंटली एक सीएमए इंटर का ट्रेनिंग का पोस्ट निकला वेस्ट बंगाल फाइनेंस डिपार्टमेंट में, पश्चिम बंगाल सरकार का फाइनेंस डिपार्टमेंट, मैंने शायद पोस्ट किया इसमें 3 ट्रेनिंग लेगा। आप लोग भी अच्छा करो, ऐसे पोस्ट निकलता रहता है सर सारा दिन, प्राइवेट गवर्नमेंट लेवल में सीए का सीएमए का सारा दिन कुछ ना कुछ निकलता रहता है, पागल हो जाओगे ट्रेनिंग के लिए भी और जॉब के लिए भी। ओके सर, अब नाउ बात ये करते हैं सर, ये जो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स एक्सटेंसिबल फॉर गुड्स, मतलब गुड्स कब दिया गया और वाउचर कब इशू किया गया। तो मैं ऑडिट के बारे में क्यों बोला जानते हो सर, वाउचर ऑडिट में बहुत काम आता है। जब ऑडिट करने जाते हैं ना तो वाउचिंग करना पड़ता है। डोंट वरी, जो लोग ऑडिट अभी तक नहीं पढ़ा, जब पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। तो उसमें वाउचिंग बोल के कॉन्सेप्ट होता है, वाउचिंग वेरिफिकेशन। तो वाउचर का वाउचिंग होता है। वाउचर क्या है, बेसिकली बिल, टैक्स बिल या फिर पैड बिल जो भी बोलो। तो ऑब्वियसली टैक्स बिल ही होता है ना। तो किस टाइम पे बिल इशू किया जा रहा है उसका भी बहुत बड़ा मैटर है सर। बिल कब इशू कर रहे हो तो सरकार आपको पकड़ेगा, भाई बिल इशू कर दिया, मेरा जीएसटी कब देगा, बिल इशू कर दिया, मेरा जीएसटी कब मिलेगा। टाइम ऑफ सप्लाई इन रेसिडुअल केसेस, बाकी दूसरे किसी मैटर में जब कोई भी चीज प्रॉपरली रूल के हिसाब से ना हो तो। ठीक है, जैसा आपने गुड्स के बारे में समझा वैसा ही आपको सर्विस के बारे में भी समझना होगा। ठीक है, अब चलो एक काम करते हैं, एक हॉलिस्टिक ओवरव्यू ले लेते हैं सर। टाइम प्लेस एंड वैल्यू के बारे में एक थोड़ा सा हॉलिस्टिक अप्रोच में थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। चलो थोड़ा सा हॉलिस्टिक वे में मैटर को समझते हैं, इमेज से भी समझ जाएंगे सर काफी सारा चीजें। चलो, टाइम प्लेस एंड वैल्यू तीनों चीज को एक साथ समझते हैं, उसके बाद धीरे धीरे मैं तीनों चीज पे थोड़ा डिटेल्स बात करूंगा। लेकिन पहले तीनों चीज को ना थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं। अब अगर आप लोगों को इतना देर से मेरा कहानी सुन सुन के थोड़ा तंग आ गया हो तो आप थोड़ा सा कहानी को थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं। अंडर जीएसटी 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस कैन बी चार्ज, यू ऑल नो दैट, है ना सर। जीएसटी में नॉर्मली 3 तरह का टैक्स चार्ज होता है इनवॉइस पे, एक एसजीएसटी और एक सीजीएसटी। जब सेम स्टेट पे हो, इंट्रा स्टेट में, है ना। इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट, है ना। इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट मतलब जब सेम स्टेट के अंदर गुड्स का लेन देन होता है तो उसे हम लोग इंट्रा स्टेट बोलते हैं। जैसे कि अभी अभी बता रहा था, मुजफ्फरपुर से कहाँ चला गया था, चंपारण चले गए थे। मानो पश्चिम बंगाल के अंदर बात करें तो मिदनापुर से कोलकाता, कोलकाता अलग जिला होता है सर। भले ही कोलकाता एक सिटी है बट कोलकाता इज ऑल्सो ए डिस्ट्रिक्ट। ओके सर, किसी को पता है कोलकाता डिस्ट्रिक्ट है बोल के? बहुत लोग एक जन मेरे साथ एक बार बात किया था कि कोलकाता तो मेगा सिटी है, ये डिस्ट्रिक्ट कैसे? बट ये सर कोलकाता डिस्ट्रिक्ट है। तो इसी तरह से एसजीएसटी सीजीएसटी इंट्रा स्टेट में लगता है इन केस ऑफ एन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, एंड आईजीएसटी इन केस ऑफ एन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इंटर स्टेट मतलब जब स्टेट बदल जाता है, जैसे वेस्ट बंगाल से बिहार, बिहार से उड़ीसा, उड़ीसा से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश, या फिर नॉर्थ ईस्ट में चले जाते हैं, आसाम, मणिपुर, मेघालय, कहीं पर भी चले जाओ भाई, स्टेट बदल लो। ठीक है, स्टेट बदलने से ही आप इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कर लोगे। जब भी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन करोगे आईजीएसटी देना है, ये सब बेसिक बातें हैं। बट डिसाइडिंग वेदर ए पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज इंटर और इंट्रा स्टेट इज नॉट एन इजी टास्क। सर क्या बात करते हो, कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है ये इतना आसान नहीं है। सर क्यों नहीं है आसान, वही तो जानना है। जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, जैसे थिंक अबाउट एन ऑनलाइन ट्रेनिंग। सोचो एक बार, एक ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रहा है जहां पर कस्टमर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में बैठे हुए हैं, है ना। हो सकता है जैसे मानो अभी क्लास में अगर देखा जाए, आई थिंक ज्योति क्लास में है, ज्योति मणिपुर से है, और ज्योति शायद अभी कोलकाता में नहीं है, मणिपुर से ही ज्योति क्लास कर रहा है। तो ज्योति जो ये सर्विस ले रहे हैं ये अलग स्टेट से स्टेट में बैठ के ले रहे हैं। ज्योति है, ज्योति को मेरा आवाज आ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. तो आप ज्योति अलग स्टेट से हो, ये सर नो, है ना। मतलब करेंटली सिचुएशन वाइज बात कर रहा हूँ, और भी लोग हैं मुझे पता है जो अलग स्टेट से हैं बट वो लोग अभी कोलकाता में ही है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रहा है तो बंदा किसी दूसरे जगह में है ना। तो ऐसे सिचुएशंस में सप्लाई
स्टेट चेंज होके हो रहा है सर्विस का, स्पेशली कैसे पता चलेगा? तो से इन केस होटल सर्विस where the receiver may have an office in another state and may be visiting the hotel only temporarily, or where goods are sold on a train journey passing to the different states. ये भी तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ सर, मानो एक गुड्स ट्रेन के थ्रू से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो रहा है। तो जस्ट से फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मानो कोलकाता से कोई ट्रेन चल पड़ा, झारखंड होके, छत्तीसगढ़ होके महाराष्ट्र घुसा, ठीक है, तो कितना 3 स्टेट छोड़ के बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, 1 2 3 4, कोलकाता से मुंबई पहुंचने के लिए 3 या 4 स्टेट होके गुजरना पड़ता है। मैं जितना जानता हूँ कि ट्रेन जो होता है ना, वो झारखंड होके, उड़ीसा होके, छत्तीसगढ़ में जाते हैं और फिर छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र घुसते हैं। ज्यादातर ट्रेन का जर्नी ऐसा ही है मुंबई का। तो पॉइंट इज दैट कि पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, कि जब स्टेट अलग अलग स्टेट होके ट्रेन गुजरते हैं या गाड़ी ट्रक गुजरते हैं, तो वो अलग अलग स्टेट को पास करते हैं ना। फिर से एक बड़ा सवाल है कि ये जो अलग अलग स्टेट होके गुड्स का ट्रांसफर होता है, इसे भी तो हमें आइडेंटिफाई करना है, इसे भी तो हमें देखना है कि भाई कौन सा ट्रक, कौन सा ट्रेन कब किस स्टेट के थ्रू से निकला है, तो उसको इंट्रा स्टेट बोले कि इंटर स्टेट बोले, ये भी देखना पड़ता है। So to help address some of these situations, the IGST Act lays down criteria, rules which define whether a transaction is inter or intra. These rules are called place of supply rules. इसीलिए IGST जो रूल है, एक्ट है, एक्ट ने जो क्राइटेरिया बनाया उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई को बहुत बड़ा अहमियत दिया गया। मतलब किस, कहाँ सप्लाई कर रहे हो भाई, डेस्टिनेशन बेस्ड। जीएसटी जो है ना सर, ये डेस्टिनेशन बेस्ड है। पहले जो वैट हुआ करता था, ये चीज मैं बेसिक्स ऑफ जीएसटी में बोल के रखा होगा, अगर किसी ने बेसिक्स ऑफ जीएसटी अगर कवर किया है तो, या लाइव हो या रिकॉर्डेड में, आप देखना वहां पर बोल के रखा हुआ है। वैट ना डेस्टिनेशन बेस्ड नहीं था, ओरिजिन बेस्ड था, मतलब कहाँ से गुड्स का सप्लाई हो रहा है, और ये हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई, कहाँ गुड्स जा रहा है, ठीक है, ये बहुत वाइटल है। इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई रूल फॉलो होता है जीएसटी में। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल कुछ तरीका है, बताया है, समझना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट ऑफ टाइम, प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानकारी लेंगे सर। टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस, रिवर्स चार्ज, प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैं धीरे धीरे आपके साथ डिस्कस करता हूँ, आप दिल लगा के, मन लगा के सुनते जाओ और समझते जाओ। जैसे यहाँ पर एक इमेज है, इमेज भी कुछ बताते हैं सर। जैसे एक एडवर्टाइजमेंट था ना सर, हर घर कुछ कहता है, ठीक है, एशियन पेंट्स, वैसा ही हर इमेज कुछ कहता है जीएसटी, ठीक है। जैसे एक क्लियर टैक्स बोल के एक बड़ा ही फेमस टैक्स कंपनी है सर, इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट टैक्स पेइंग फर्म। आप लोगों के लिए अच्छा फ्यूचर है सर, आप लोग सीएसईए में बनने के बाद अच्छा खासा इनके पास जॉब ऑफर भी आता रहता है, अच्छा है। ये क्लियर टैक्स का कॉन्सेप्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, टीम ऑफ चार्टर्ड, टीम ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो आप लोग आगे आगे ये सब अच्छा काम करोगे, अच्छा नॉलेज गैदर करोगे तो मेंबर बन जाओगे, ठीक है, बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो। लेकिन आप बात को समझो, इमेज में समझो। जैसे देखो, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। इमेज क्या बता रहा है? टाइम मतलब समय, कब सप्लाई हो रहा है, वैल्यू पैसे से बताना चाहता है कितने का, एंड प्लेस कहाँ, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, एक्सट्रीम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, कहाँ जाना चाहते हैं, जाओ। यही है इस टॉपिक का मोटो, ये टॉपिक का ही मोटो है, हमें यही सब आइडेंटिफाई करना। सर इतना देर से तो इतना समझ में आ ही गया, कुछ नया बताओ। यस सर, चलो। why are the time, place and value of supply is important? Another big question. ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सर? टॉपिक इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कितना है, इससे भी बड़ी बात आप ये समझो कि जीएसटी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि जो जीएसटी के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। क्यों?
क्योंकि जो रियल लाइफ में जरूरी चीजें होता है, एग्जाम भी कोशिश करता है आपको वैसा ही सवाल करे ताकि आप रियल लाइफ सिचुएशंस को डील कर पाओ। कनेक्शन, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई मींस द पॉइंट इन टाइम व्हेन गुड्स और सर्विस आर कंसीडर्ड सप्लाइड। जिस पॉइंट में गुड्स और सर्विस सप्लाई किया गया है उसी पॉइंट को टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से माना जाता है। When the seller knows the time, it helps him identify due date for payment of taxes. अगर सेलर ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हम कब सप्लाई किए थे तो हमें ये पता चल जाएगा कि टैक्स पेमेंट करने का ड्यू डेट कब है। दैट इज द पॉइंट सर। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई इज रिक्वायर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द राइट टैक्स टू बी चार्ज्ड ऑन इनवॉइस। प्लेस ऑफ सप्लाई इसलिए जरूरी है ताकि आप इनवॉइस में सही टैक्स लगाओ। क्यों सही टैक्स? मतलब सर देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ टैक्स, IGST, CGST, SGST। सर जब सेम स्टेट के अंदर डील करोगे ना तो आप कभी बिल चेक करना, इंटर स्टेट बिल देखना। आप कभी मार्केट में जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, चाहे फ्लिपकार्ट से खरीदो, अपने कोई भी लोकल दुकान में जाके खरीदो, ठीक है। देखता हूं सर IGST बिल, अगर मैं आपको ये देखो जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैं निकाल रहा हूं, अगर दिखाएगा तो अच्छा रहेगा। व्यापार.com में आ गए, छोड़ो सर ये सब, भी दिमाग खराब करेगा। एक इमेज काफी है, निकल जाए। ऐसे आप लोग देखे हैं ये सब चीज, आप लोग भी अपने डे टू डे लाइफ में जरूर नजर किए होंगे, है ना। नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, नजर जरूर किए होंगे। लुक एट सर, क्या लिया? LED लाइट, GST दिया क्या? यस, ये देखो कहां से लिया? पुष्पा रोड। अरे पुष्पा फ्लावर समझे क्या? हाँ सर, पुष्पा रोड नहीं, पूसा रोड है, पुष्पा नहीं, सॉरी। देखो सर मेरा दिमाग भी ना खराब चल रहा है। पूसा रोड, न्यू दिल्ली। GST नंबर दे दिया। अभय इलेक्ट्रिक एजेंसीज कहाँ भेज रहे हैं सर? प्लेस ऑफ सप्लाई बिल टू अभय इलेक्ट्रिक एजेंसीज। ABC एंटरप्राइज से बिल जा रहा है सर दिल्ली से गुड़गांव। सर क्या दिल्ली गुड़गांव अलग अलग जगह में है? क्या नॉलेज है आप लोगों को? टेल मी। हाँ बोलो। इंट्रास्टेट হবে। इंटरेस्टेड হবে? गुड़गांव इज इन दिल्ली? তাই তো। नहीं सर, दिस इज इन हरियाणा। हाँ बोलो सर, बोलो। हरियाणा में। थैंक यू सर। गुड़गांव दिल्ली में नहीं है, दिल्ली बॉर्डर में है, बट वो हरियाणा में आता है सर, ठीक है। सुनने में लगता है कि गुड़गांव तो दिल्ली में है सर। एक्चुअली इसमें एक कंफ्यूजन लोगों को है, जो मैं देखा हूँ वो गुड़गांव में रहते हैं तो लोगों को यही बोलते हैं कि हम दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। वो गलत नहीं बोलता, वो गलत नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है ना सर, ठीक से देखोगे तो समझ में आएगा। लुक एट सर, हरियाणा का बॉर्डर देखो कहाँ तक घुस के आया है दिल्ली में। ये देखो ये हरियाणा है, और ये देखो सर ये बॉर्डर देख रहे हैं, ये देखो, ठीक है। ये देखो ये बॉर्डर, ये बॉर्डर क्या है? ये हरियाणा के साथ दिल्ली का बॉर्डर है। अब ये दिल्ली हरियाणा का जो बॉर्डर है, इसमें ये एक्चुअली जो गुड़गांव में रहते हैं वो एक्चुअली हरियाणा है उसका स्टेट, लेकिन ये NCR जोन में आता है। देखो आ गया गुरुग्राम। गुड़गांव एक्चुअली गुरुग्राम है, द्रोणाचार्य का गांव है सर। महाभारत में कौरव का जो गुरु थे ना द्रोणाचार्य, उन्हीं के नाम पे है गुरुग्राम। सर इतिहास ना पढ़ा, ओके सर सॉरी। न्यू दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, ये सब एरिया को एक साथ मिलके बोलते हैं NCR, नेशनल कैपिटल रीजन। अब नेशनल कैपिटल रीजन होने के नाते गुड़गांव को आप ग्रेटर दिल्ली का पार्ट बोल सकते हो, NCR का पार्ट बोल सकते हो, ठीक है। ठीक जैसे कोलकाता में भी ऐसा है, नॉर्थ 24 एंड साउथ 24, ठीक है। न्यू टाउन, जैसे न्यू टाउन सॉल्ट लेक कोलकाता है क्या? सॉल्ट लेक नॉर्थ 24 परगनाज में आता है, डिस्ट्रिक्ट अलग है, ठीक है। यहाँ पर तो स्टेट ही बदल जा रहे हैं, दैट्स ट्रू, बिकॉज दिल्ली तो ज्यादा बड़ा है नहीं, दिल्ली खुद का तो कुछ है नहीं, दिल्ली तो एक्चुअली उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर में बना हुआ है, ठीक है। सो वो अलग चीज है।
दिल्ली खुद बहुत ही छोटा एरिया है, मतलब एज ए स्टेट तो वो है नहीं, नेशनल क्या बोलते हैं उसको, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो ये एनसीआर जोन है सर। तो कभी अगर दिल्ली से गुड़गांव जा रहा है तो स्टेट बदल जा रहा है, तो हम इसे इंटर स्टेट ही कहेंगे। सर क्यों, ऐसा नॉलेज देना जरूरी था क्या? यस सर, जरूरी इसलिए था, जैसे गाजियाबाद तो उत्तर प्रदेश में आता है ना, नोएडा भी उत्तर प्रदेश में आता है। एग्जाम में क्वेश्चंस में ना कई बार ऐसे दे देते हैं, नोएडा कहाँ है रे, नोएडा, नोएडा किधर पड़ेगा, ये देखो नोएडा, ये भी एनसीआर जोन में आता है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। बट दिस इज बेसिकली इन यूपी, ये उत्तर प्रदेश का एरिया है स्टेट वाइज, बट फिर भी ये दिल्ली का भी एरिया है, मतलब ऑफिशियली ऑफिशियली ये अलग स्टेट है। तो अगर दिल्ली से नोएडा में कोई गुड्स का ट्रांसफर होता है तो ये इंटर स्टेट लगेगा, बिकॉज दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी और नोएडा इज इन उत्तर प्रदेश। समझे सर? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ऐसा ही कॉन्सेप्ट यूज करना है। ऐसे फरीदाबाद आई थिंक मतलब मध्य प्रदेश में आता है क्या, आई थिंक फरीदाबाद का भी स्टेट अलग है, जैसे गुड़गांव हरियाणा में आता है, फरीदाबाद भी अलग स्टेट में आता है। फरीदाबाद मध्य प्रदेश का पार्ट है, यस मध्य प्रदेश है, आई थिंक मध्य प्रदेश है या उत्तर प्रदेश ही होगा, आई डोंट नो, बाद में देख लेना आप लोग। जो भी हो समझ में आ गया आपको, इतना काफी है सर। तो ये बिल एकदम बिल्कुल सही है, बिल में कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, ये बिल एकदम पक्का है, ठीक है। तो पूसा रोड दिल्ली से है, न्यू दिल्ली से, और ये उद्योग विहार गुड़गांव जो है ये अलग स्टेट है, तो ये आईजीएसटी का बिल बना है 12%। सर अगर ये सेम स्टेट होता तो क्या फर्क पड़ता? फर्क बस इतना पड़ता कि ये सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों चार्ज करता, और ये 12% टूट के क्या हो जाता सर, बोलो? 6% 6% हो जाता। थैंक यू सर, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में 6% दिखाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में 6%, और आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है, बाद में स्टेट गवर्नमेंट को रिम्बर्स किया जाता है। इसका प्रोसेस मैं आपको रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे बताऊंगा कि कैसे क्या रिम्बर्स होता है, इसका भी एक प्रोसेस आपको जानना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सर। आई होप आपको समझ में आया कि टाइम का क्या महत्व है ना, टाइम का इंपॉर्टेंस क्या है, प्लेस का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि प्लेस पे डिपेंड करता है ये आईजीएसटी चार्ज होगा तो सर। एज ए स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड, एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए स्टूडेंट ऑफ सीएस, आप लोग प्रोफेशनल हो तो आपको ना नॉलेज होना चाहिए, जानते हो ना सर, आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको ज्योग्राफी का पूरा नॉलेज होना चाहिए, भारत का कहाँ पर क्या है, कौन सा स्टेट किधर आता है, कौन सा शहर कहाँ पर आता है, यू हैव, ये जनरल नॉलेज है, फिर आपको पता होना चाहिए। ये जनरल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूरी भी है, तो आप पता करते रहिएगा, जरूरी बात कर रहा हूँ। अच्छा, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जीएसटी इज कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू ऑफ द सेल। जीएसटी सेल वैल्यू पे चार्ज होता है। इफ द वैल्यू इज कैलकुलेटेड इनकरेक्टली then the amount of GST charge is also incorrect, ठीक है, इसलिए वैल्यू इतना बेटर है। जैसे आप शायद सोच रहे हो सर ये जनरल नॉलेज बढ़ाने का क्यों बात कर रहे हो, कोई कोई सोचता है कि मैं अपने स्टेट के बारे में जान लूं काफी है, लेकिन नहीं सर, नॉट इनफ, सिर्फ अपना स्टेट के बारे में जानना इनफ नहीं है, बिकॉज आप लोग कोई स्टेट वाइज कोर्स नहीं कर रहे हो, आप लोग जो करियर बना रहे हो ये एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल ऑफ करियर है, तो आप सिर्फ स्टेट के बारे में जानने से भी काफी नहीं है, आपको देश के बारे में पूरा नॉलेज देना चाहिए। टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी लेते हैं सर। टाइम ऑफ सप्लाई मीन्स द पॉइंट इन टाइम व्हेन गुड्स और सर्विस आर कंसिडर्ड सप्लाइड। When the seller knows the time, it helps him identify due date for the payment of taxes. CGST, SGST or IGST must be paid at the time of supply. Goods and service have a separate basis to identify their time of supply. Let's understand them in detail. एग्जाम में ऐसा सवाल बहुत पुट करता है सर, मैं आगे आगे आपके साथ केस स्टडीज क्वेश्चन करूंगा, मैं फिर भी अभी कुछ क्वेश्चंस करता हूं ताकि आपके मन में जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज अर्लीस्ट ऑफ दिस थ्री। जैसे कि सर मानो इनवॉइस इशू कर रहा है, जैसे मैं अभी आपको इनवॉइस दिखा रहा था, दिस इज द इनवॉइस, ठीक है, ये एक बिल है, इस बिल का एक डेट है,
इनवॉइस में इनवॉइस नंबर होना, डेट होना बहुत जरूरी है। जीएसटी रेट तो आपको दिखेगा ही, इसमें डेट होना, इनवॉइस नंबर होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये सब डेटा ट्रैक करके हर चीज का हिसाब किताब मिलता है, फ्रॉड पकड़ में आता है। जीएसटी से बहुत फ्रॉड हो सकता है सर, आईटीसी के ऊपर बहुत फ्रॉड होता है। इसके ऊपर मेरा एक स्टडीज क्लास था आईटीसी फ्रॉड के ऊपर, आईटीसी क्रूसेड बोल के, जीएसटी क्रूसेड के नाम पे ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था। जीएसटी क्रूसेड, क्रूसेड मतलब जानते हो ना? हाँ, क्रूसेड इज अ वेरी, मतलब जो वार का एक वर्जन है। क्या करता है जानते हो लोग? जीएसटी में डुप्लीकेसी करता है और सरकार को टैक्स छुपाते हैं, ठीक है। तो सरकार का टैक्स चोरी करने का जो कॉन्सेप्ट है, सरकार उसको पकड़ रहा है, उसको जीएसटी क्रूसेड नाम दिया गया। और उसमें डेट का खेल, इनवॉइस का कॉन्सेप्ट, ये सब चोरी करते हैं। कैसे करते हैं मैं बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल नॉर्मल नॉलेज ले लो। डेट ऑफ इशू और इनवॉइस, लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, एंड डेट ऑफ रिसिप्ट और एडवांस और पेमेंट। इन तीनों में से जो पहले होगा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, उस डेट को मानेंगे। इनवॉइस इशू का डेट, लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस और पेमेंट। इन तीनों में से जो पहले होगा, हम उसे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। इसमें क्या बड़ा चीज है? मिस्टर एक सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई worth rupees 1 lakh. Invoice was issued on 15 January. The payment was received on 31st January. The goods were supplied on 20th January. बोलो सर, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा? 15th, 31st की 20th? 15। 15। इनवॉइस इशू का डेट पहले हुआ है क्या? हाँ सर। यस सर। अच्छा, इसमें एक बात याद रखें सर, देखो इसमें और एक पॉइंट है। मिस्टर एक सोल्ड गुड्स टू वाई worth rupees 1 lakh. The invoice was issued on 15 January. Payment was received on 31st January and goods were supplied on 20th January. सप्लाई हुआ 20 तारीख को, इनवॉइस इशू 15 तारीख को, पेमेंट हुआ 31 तारीख को, ठीक है। एक बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा, जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एडवांस अंडर जीएसटी। एडवांस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। जीएसटी इन एडवांस इज पेबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इशूड ऑन 15/11/2017 में नोटिफिकेशन में बोला गया था, ये नोटिफिकेशन डेट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया था, ठीक है। चलो ये तो बाद में मैं फिर से बताऊंगा ये इनवॉइस का कॉन्सेप्ट जो है। लेट अस एनालाइज एंड अराइव द टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस। टाइम ऑफ सप्लाई इज अर्लीस्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑन व्हिच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड 20th जनवरी, है ना। सप्लाई के एटलीस्ट सप्लाई के पहले तो कर लो यार, लास्ट डेट तो ही है आपका, जिस दिन आप अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो। तो कब सप्लाई कर रहे हो? 20 तारीख को, तो एटलीस्ट ये आपका लास्ट डेट है। दस द टाइम ऑफ सप्लाई इज 15 जन। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 15 जनवरी माना जाएगा, बिकॉज वही आपका इनवॉइस इशू है। रूल्स क्या कहा हमें? रूल अभी क्या पढ़े? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ और एडवांस पेमेंट, ठीक है। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस और पेमेंट, तीनों में से जो अर्ली होगा उससे हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ठीक है। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर एक नोट दिया, जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल टू एडवांस अंडर जीएसटी। जीएसटी इन एडवांस इज पेबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अगर एडवांस जीएसटी किसी ने एडवांस लिया तो इस केस में जीएसटी पेमेंट इनवॉइस डेट को माना जाएगा। आगे बताते हैं सर कैसे इसको खेल खेला जाता है। अच्छा, बट यहाँ पर 15 जनवरी का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सर? बोलो। सेम कॉन्सेप्ट में व्हाट विल हैपन, क्या होता इफ द सेम एग्जांपल, if in the same example advance 50,000 is received by Mr. X on 1st January. प्लीज बात को गौर करें, बात पे गौर करें। क्या होता अगर 50,000 50,000 रुपीज इसमें एडवांस होता? जो हमें 1 लाख का मिला ना सर, हमें जो 1 लाख मिला 15 जनवरी का इनवॉइस पे, रिसीव हुआ 31st को, सप्लाई हुआ 20th को। अगर इस 1 लाख में से 50,000 मुझे एडवांस में पहले जनवरी को मिल जाता, मतलब इनवॉइस इशू करने से पहले, इनवॉइस इशू करने से पहले अगर मिल जाता तो क्या होता? बोलो सर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बोलो। তখন 1 জানুয়ারি সাপ্লাই বলে ধরতাম। नहीं सर, अभी बोला ना एडवांस रिसीव को नहीं माना जाता।
In that case, the time of supply for advance of 50,000 will be 1st January. ठीक है, time of supply for advance 50,000 will be 1st January. Since the date of receipt of advance is before the invoice is issued, for the balance 50,000, the time of supply will be 15 January. मतलब क्या हुआ? क्योंकि आपने एडवांस ले लिया था 50,000, लेकिन इनवॉइस इशू कब हुआ? 15 जन को, है ना सर? एडवांस लिया आपने 1st जन को. टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द एडवांस ऑफ 50,000 विल बी 1st जन, लेकिन इनवॉइस इशू कब हुआ? 15 जन को. तो इस 50,000 का जो सप्लाई है, टाइम ऑफ सप्लाई है, ये 1st जन नहीं सर, इसको 15 जनवरी माना जाएगा, बिकॉज आपने इनवॉइस 15th को इशू किया. इसीलिए तो नोटिफिकेशन दिया. कौन? जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या नोटिफिकेशन दिया कि 15 नवंबर 2017 को जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल टू एडवांस अंडर जीएसटी. जीएसटी इन एडवांस इज पेबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ द इनवॉइस. इनवॉइस का जो डेट है उसी डेट को आप लोग जीएसटी का एडवांस पेमेंट का जीएसटी मानिए. तो 50,000 जो आपने एडवांस में लिया 15th ऑफ जनवरी, जब आपने इनवॉइस इशू किया उसी डेट को आपको मानना पड़ेगा, ना कि 1st जनवरी. बोलो सर, क्या बात समझ में आया? हेलो, ना भी कोई रॉकेट তাহলে साइंस नहीं है सर. हाँ बोलो. উপর পে করতে हाँ बोलो. তাহলে জিএসটিটা কত অ্যামাউন্টের উপর পে করতে হবে? 50,000 উপর নাকি 1 লাখের উপর? वैल्यू बाद में बताते हैं, पहले टाइम क्लियर ही नहीं होगा. हाँ बोलो सर. फिर से रिपीट कर दिया, वाईफाई चला गया था. फिर से रिपीट करें. बोलो क्या क्या रिपीट करना है. वही अभी क्या अभी समझा रहे थे ना, वही वाईफाई चला गया था इसीलिए. अच्छा सर, क्वेश्चन नहीं सुना था आपने? नो सर, वही यहाँ तक सुने थे, डेट जो एनालाइज किया था वहां तक, उसके बाद मतलब डेटा नोटिस एनालाइज के बाद. जो यहाँ पे नोट दिया हुआ है ना, नोटिफिकेशन आया था 15, 11, 17, वहां तक सुने थे. उसके बाद अच्छा, इसमें एक नोटिफिकेशन आया था सर कि अगर कोई एडवांस में कोई पेमेंट कलेक्ट करता है, जैसे इसमें क्वेश्चन आया था, तब इसी क्वेश्चन का, जिस क्वेश्चन का भी तुमने जवाब दिया था ना, आई थिंक कि सर एक इसका 1 लाख का 15 जनवरी का डेट तुमने बोला है ना, तो उसी क्वेश्चन के साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ा. क्या जोड़ा पॉइंट? कि व्हाट विल हैपन इफ in this same example an advance of rupees 50,000 is received by Mr. X on 1st January. मतलब नॉर्मली 15 जनवरी को मैंने इनवॉइस इशू किया था, ठीक है, 15 जन को इनवॉइस इशू हुआ था इस दुकानदार का. लेकिन अगर मानो कि 1st जनवरी को आपने 50,000 रिसीव किया, कब? 1st जन को, लेकिन इनवॉइस इशू 15 जन का 15 जन ही रह गया. पेमेंट, बाकी पेमेंट मानो 31st को मिला, और गुड्स का सप्लाई आपने 20 तारीख को किया, जो बेसिकली आपका लास्ट डेट था इनवॉइस इशू करने का, गुड सप्लाई का जो डेट है. तो आपको बोल रहा है कि भाई एडवांस से आपने 50,000 लिया, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानोगे? क्योंकि क्वेश्चन यहीं पर होता है सर कि ये जो 50,000 का टाइम ऑफ सप्लाई मतलब एडवांस है, इसके बारे में लॉ क्या कहता है नोटिफिकेशन के थ्रू से? जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल टू एडवांस अंडर जीएसटी. जीएसटी इन एडवांस इज पेबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. ठीक है, अब इनवॉइस इशू कब हुआ है सर? 15 जनवरी को. इस 50,000 का भी सप्लाई 15 जनवरी को ही माना जाएगा. मतलब कुल मिला के 50,000 और बाकी अमाउंट कुल मिला के अल्टीमेटली 1 लाख के ऊपर ही आपका टाइम माना जाएगा, भले ही आपने 50,000 पहले क्यों ना रिसीव कर लिया. समझा रहे? वैल्यू भी वही होगा. यस सर. वैल्यू भी वही होगा ना. 50,000 का टाइम ऑफ सप्लाई भी 50,000 का जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो भी 15 जन है, भले ही तुमने 1st जन को रिसीव क्यों ना किया हो, डजेंट मैटर, है ना. 15 जनवरी आपका इनवॉइस है, तो 15 जनवरी जब आप इनवॉइस किया तो इनवॉइस का डेट को ही तो माना जाएगा, और हमारे इस केस में तो 15 जनवरी के पहले आया है ना. अब कंफ्यूजन कब होता है? कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि आपने जब 1st जन को जो रिसीव किया, आपके मन में चल रहा है 1st जन तो पहले है. आपका जो कंफ्यूजन है वो 1st जन को लेके है कि भाई 1st जन पहले आया तो क्यों ना 1st जन को क्यों नहीं लिया जाएगा. लेकिन सर 1st जन को तो आपने एडवांस लिया, और एडवांस पे जीएसटी नहीं हुआ.
एडवांस पे जीएसटी नहीं होता, इनवॉइस वैल्यू पे जीएसटी होगा और इनवॉइस डेट को ही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। बोलो सर। স্যার बोलो। স্যার তাহলে তো কেউ পেমেন্টে ধরুন 80 বা 90% অ্যাডভান্সে দিয়ে দিল, আর আর বাদ বাকি 10% ধরুন এই ইনভয়েসে ইস্যু করলো, করতে তো পারে, কি করতে পারে? করতে পারে, ऐसा कर ही सकता है। तो फिर इनवॉइस डेट को ही टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे और उसी डेट पे गवर्नमेंट के घर में उसी डेट को, उस डेट से ड्यू डेट तक काउंट करेंगे कि इनवॉइस इशू के बाद से ड्यू डेट तक जो जीएसटी पेमेंट का ड्यू डेट होगा। आगे चर्चा करेंगे सर कि जीएसटी पेमेंट का क्या ड्यू डेट रहता है नॉर्मल, तो वो डेट को माना जाएगा इनवॉइस इशू डेट से ड्यू डेट तक। ठीक है, ঠিক আছে। हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बिजनेस पे तो ये सब चलता रहता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में भी आता है, बट इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो सकता है। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। देखो सर, इफ इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन प्रेस्क्राइब पीरियड, अगर इनवॉइस विद इन प्रेस्क्राइब पीरियड इशू नहीं होता है, मतलब बिल अगर नहीं बनता है, तो जिस दिन सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा उस दिन को भी माना जा सकता है। इन तीनों में से जो पहले होगा इस डेट को। एग्जाम्पल देखो तो थोड़ा क्लैरिटी आ जाए। मिस्टर ए प्रोवाइड सर्विस 20,000 worth to Mr. B on 1st January. The invoice was issued on 20th January and the payment for the same was received on 1st February. अब बताओ, सर्विस का वैल्यू है 20,000, मिस्टर ए मिस्टर बी को दे रहा है, कब दे रहा है? 1st जनवरी। इनवॉइस इशू कर रहा है 20 जनवरी, पेमेंट फॉर द सेम वाज रिसीव्ड ऑन 1st फरवरी। बोलो क्या डेट मानोगे? 1 জানুয়ারি। मतलब डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस और डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, व्हिचएवर इज अर्लियर। तो ऐसे केसेस में आप पहले ये तो चेक करो सर, आप फर्स्ट में ये चेक करो इन द प्रेजेंट केस। अच्छा पहले ये देखो, मिस्टर ए प्रोवाइड्स वो 20,000 टू मिस्टर बी ऑन 1st जन, इनवॉइस इशू हुआ 20th जन एंड पेमेंट फॉर दिस इज रिसीव्ड ऑन 1st फेब। अब प्रेजेंट केस में क्या हुआ? वी नीड टू फर्स्ट चेक इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। अब आपके मन में ये समझ में आ रहा होगा जैसे प्रेस्क्राइब्ड टाइम क्या होता है। द प्रेस्क्राइब्ड टाइम इज 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई। सप्लाई कब हुआ है? 1st जनवरी को। 1st जनवरी से 30 days कितना होता है? 31st जनवरी। इनवॉइस इशू कब हुआ है? 20th जनवरी। दैट मींस इनवॉइस इशूड विद इन ए प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। यस और नो? आपको 31st जन के अंदर इनवॉइस इशू कर लेना चाहिए था और आपने 20th को ही कर लिया, तो आपने प्रिस्क्राइब टाइम पे किया, हाँ या ना? बोलो सर, बात को ध्यान से सुन रहे हो ना? यस सर। फिर से बोल रहा हूं, 1st जनवरी को आपने किसी को सर्विस दिया, 20,000 का वैल्यू है सर्विस का, उसका इनवॉइस आपने इशू किया 20 तारीख को, 1 तारीख को आपने सर्विस दिया, 20 तारीख को इनवॉइस इशू किया और 1st फरवरी को आपने पेमेंट रिसीव किया। तो यहां पर बात ऐसा है कि ये जो प्रिस्क्राइब पीरियड है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस कब लेना है? थर्ड पॉइंट, इफ इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड। अब आप वो सोच रहे होंगे सर प्रिस्क्राइब पीरियड क्या है? सर प्रिस्क्राइब टाइम इज 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई। सप्लाई के 30 दिन के अंदर आपने सर्विस कब दिया था? फर्स्ट 1 तारीख को, 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी से 30 दिन कितना होता है? बोलो बोलो 31 सर। জানুয়ারি। 31 जनवरी। तो आपको 31 जनवरी तक बिल बना लेना चाहिए था, बिल इशू कर लेना चाहिए था। क्या आपने किया प्रेस्क्राइब टाइम पे? यस और नो? 20 জানুয়ারিতে করে। तो अगर आपने टाइम पे कर लिया तो फिर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और पिक्चर में रहेगा क्या? क्योंकि आपने टाइम पे कर दिया ना, तो फिर ये वाला टॉपिक तो और देखना नहीं है कि डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस कब है। अगर ये इशू टाइम पे नहीं होता तब ये डेट देखते, तो फिर पिक्चर में क्या रह गया? एक इशू ऑफ इनवॉइस और दूसरा डेट ऑफ पेमेंट।
तो इनवॉइस इशू हुआ है 20 तारीख को, पेमेंट हुआ है 1 फरवरी। तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगा? 20 जनवरी। बोलो सर। समझ में आया नहीं आया? मतलब बहुत सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाओ इसको। बेसिकली इनवॉइस इशू का जो डेट है ना, इसको जीएसटी वाले बहुत ही अहमियत देते हैं, क्योंकि बिल इशू करने का मतलब ही होता है कि आपका सेल बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए बिल कब इशू हो रहा है, इस चीज के साथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बहुत ही सेंसिटिव होता है। क्योंकि ये जो बिल का डेट है ना, मतलब आप तभी बिल बनाते हो ना जब आपको पेमेंट मिलने वाला होता है या मिल रहा है। ये सर नो। एक बंदा बिल कब बनाते हैं? या तो उसको पेमेंट मिल गया है, पेमेंट रिसीव्ड है, या तो उसको पेमेंट मिलना है तो बिल बनाते हैं। ज्यादातर केस में रिसीवेबल हालत में ही बिल बनाया जाता है। तो ये रिसीवेबल सिचुएशन ही टाइम ऑफ सप्लाई का डेट माना जाता है ज्यादातर केस में, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि रिसीवेबल डेट को ही आप हमेशा, मतलब इनवॉइस डेट को ही आप हमेशा कर दो। देखना पड़ेगा सर, बाकी जो कॉन्सेप्ट है, मतलब बाकी जो भी प्रोविजंस है, वो सारा का सारा बातें फुलफिल हो रहा है कि नहीं, जो मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। इस बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तभी जाके आप टाइम ऑफ सप्लाई का सटीक डेट चूज कर पाओगे। अब थोड़ा सा खेल को उलटते हैं। उलटते हैं मतलब उलट पलट समझते हो ना। फॉरवर्ड को बैकवर्ड करते हैं। सर फॉरवर्ड को बैकवर्ड मतलब रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज क्या है, मैं आपको पहले ही बोला, स्टार्टिंग में आपको यही सब दिमाग खा रहा था आपका। टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज कब होता है? जब रिसिपिएंट जब रिसिपिएंट खुद टैक्स पे करता है सरकार के घर में, मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस हो, सप्लाई ऑफ गुड्स हो, रिसिपिएंट जब सरकार के घर में डायरेक्टली जमा करते हैं तो उसे रिवर्स चार्ज कहते हैं। तो in case of reverse charge of the time of supply for service receiver is earliest of date of payment और 30 days from the date of issue of invoice for goods। गुड्स के केस में 30 दिन माना जाएगा, सर्विस होगा तो 60 दिन माना जाएगा। ध्यान से सुनना, सिंपल है। डेट ऑफ पेमेंट या फिर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस ऑफ गुड्स और 60 डेज फॉर सर्विस, मतलब अगर 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस फॉर सर्विस। With effect from 15/11/2017, date of payment is not applicable for goods and applies only to service। डेट ऑफ पेमेंट एप्लीकेबल नहीं करता है गुड्स के केस में है, सर्विस के केस में, सॉरी सर्विस के केस में है, गुड्स के केस में नहीं। समझाता हूं सर, एग्जांपल देखो, क्लैरिटी आएगा। ये रूल्स है सर, जीएसटी वाले बता के रखा, भाई ऐसे ऐसे समझना है, ऐसे ऐसे बिल इशू करना है, इसमें दिमाग कुछ नहीं है, बस इतना समझ लो भाई कौन सा डेट को कब मान रहा है। मेसर्स एबीसी प्राइवेट लिमिटेड अंडरटुक सर्विस ऑफ ए डायरेक्टर, डायरेक्टर का सर्विस दे रहा है सर, अंडरटुक सर्विस ऑफ ए डायरेक्टर, डायरेक्टर से सर्विस ले रहा है मिस्टर एक्स, वर्थ ₹50,000। मिस्टर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड अंडरटुक सर्विस ऑफ ए डायरेक्टर, डायरेक्टर का सर्विस ले, डायरेक्टर एक्चुअली कंपनी में ना नॉर्मली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं कई लोग, जो एक्चुअली कंपनी का कोई नहीं होता, बट कंपनी को मैनेज करने के लिए वो बड़े बड़े कंपनी का ना डायरेक्टर का पोस्ट लेता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह काम करता है। कंपनी उनका सर्विस लेते हैं, उनका सजेशन लेते हैं और अपने आप को सही रास्ते पे चलाते हैं, प्रॉफिटेबल और गुड गवर्नेंस के रास्ते में चलाते हैं। गुड गवर्नेंस मतलब सब कुछ एकदम सही तरह से हो। मिस्टर एक्स का जो सर्विस चार्ज है वो 50,000, तो बेसिकली यहाँ पर कंपनी मिस्टर एक्स को अपना सर्विस चार्ज देगा और मिस्टर एक्स जो है वो सर्विस ले रहा है। तो Mrs. ABC Limited undertook service of director Mr. X worth ₹50,000 on 15th of January। इनवॉइस रेज हुआ सर 1 फरवरी को। Mrs. ABC प्राइवेट लिमिटेड पेमेंट कर रहा है 1 मई को। अब बताओ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगा? बोलो सर। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगा? .
अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सर आप लोग कनेक्टेड हो सब कोई? बताना एक बार। हेलो, अरे मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों तक? ठीक है, आवाज नहीं आ ये रहा सर है। ये सर क्या सर? डेट ऑफ पेमेंट फर्स्ट में, डेट ऑफ पेमेंट फर्स्ट में 60 days from the date of invoice 2nd April। 60 days from the date of invoice कैसे होगा बोलो? इनवॉइस कब इशू किया? फिर 1 फरवरी को। हेलो सर, इनवॉइस इशू हुआ 1 फेब को, तो 1 फेब से 60 दिन कितना होता है? हिसाब लगाओ प्लीज। सर यहाँ पर कोई डेट तो ईयर नहीं बोला, तो फरवरी में हाँ बोलो। 1 अप्रैल, फरवरी का 28 डेज, मार्च का कितना दिन? मार्च कितने दिन में होता है? 31। ठीक है, मार्च 31, 31 और 28 59, 59 हो रहा है ना? तो फिर 1 अप्रैल को लेना चाहिए था 60 दिन करने के लिए, तो +1 करके 60 दिन हो रहा है 1 अप्रैल को। तो 60 डेज के बाद मतलब 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, तो 2 अप्रैल हो जाएगा। मतलब बेसिकली इसको 61 डेज भी कहा जाता है, लेकिन इनवॉइस डेट से 60 दिन काउंट करो तो नेक्स्ट डेट लिया जाता है। तो इन आवर एग्जाम्पल 2 अप्रैल जो है वो आपका 60 दिन कंप्लीट करके 61 डेज आता है। ठीक है, तो 61 डेज के हिसाब से 2 अप्रैल हो जाएगा आपका डेट। तो डेट ऑफ पेमेंट है फर्स्ट में, इनवॉइस वाज रेज्ड ऑन 1 फरवरी, तो वहां से 60 दिन काउंट करो और 61st डे को हिसाब लगाओ तो 2 अप्रैल। तो प्लेस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा 2 अप्रैल, मतलब जो पहले होगा। डेट ऑफ पेमेंट फर्स्ट में है और ये आपका 2 अप्रैल है, तो 2 अप्रैल और 1 मई में कौन पहले है? ऑब्वियसली 2 अप्रैल फर्स्ट पहले अर्लियर है, तो 2 अप्रैल को डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा सर। बोलो सर। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, नहीं आया तो बोलो, फिर से समझाएंगे। क्या नहीं आया समझ में? रिवर्स चार्ज, सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर यही गुड्स होता तो 30 दिन माना जाता, सर्विस है तो 60 दिन माना जाएगा। 60 दिन के हिसाब से देखो, 60 दिन के हिसाब से देखो तो नॉर्मली 1 अप्रैल आ रहा था। ठीक है, तो 1 अप्रैल 61 डेज के हिसाब से, मतलब एक्चुअली एक दिन ऐड इसलिए किया गया, मिनट रुको तो, इसका 60 डेज का ही रूल्स है, 61 डेज तो काउंट नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, इतना मुझे पहले बताओ सर। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? हेलो, आपको यहाँ पर और भी एग्जांपल्स मैं प्रोवाइड करूंगा, तो यहाँ पर आपको ये 60 और 30 का जो खेल है ना, मैं और एक क्वेश्चन ढूंढ रहा था एक्चुअली। ठीक है, मैं आपको बाद में क्वेश्चंस और देता हूँ, आप घर पे भी एक बार ट्राई करें, इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। ये 30-60 डेज का खेल, ये देखो, टाइम लिमिट फॉर रेजिंग इनवॉइस बिफोर और आफ्टर द प्रोविजंस बट विद इन 30 डेज। ठीक है, अच्छा ये 30 डेज का केस किसी किसी के केस में चेंज भी होता है, जैसे कि अगर वो इंश्योरेंस कंपनीज हो, बैंकिंग कंपनीज हो, तो 45 डेज भी माना जाता है। बाद में बताएंगे सर।
ठीक है, एक साथ सारा एक साथ बोल देंगे तो फिर आप चिंता में पड़ जाओगे। ये देखो यहाँ पर ये रहा, टाइम ऑफ सप्लाई इज पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, और इसी में आपको रिवर्स चार्ज में मिल जाएगा 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। ये देखो मतलब 60 डेज 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। ये देखो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। तो डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द रिसिपेंट, इसका मैं बाद में डिटेल्स चर्चा कर लूंगा, ठीक है। या 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, मतलब जो गुड्स के केस में, गुड्स के केस में 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, सर्विस के केस में 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। मतलब जो सेकंड मतलब 60 डेज कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट दिन है उस डेट को लेना चाहिए। समझ में आया सर? यही रूल एक्चुअली यहाँ पर फॉलो हो रहा है। हेलो, किसी का कोई आवाज नहीं है? आप लोग समझे कि नहीं समझे, इतना तो मुझे बताओ सर। इतना चुपचाप रहोगे तो फिर मुझे कैसे समझ में आएगा? क्लियर है कि नहीं? है दादा। सर। ओके सर। सर प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लो, है ना। जैसे मैं पहले आपको प्लेस के बारे में बात कर ही रहा था। It is very important to understand the term place of supply for determining the right tax to be charged on the invoice. मतलब आपको मैं पहले ही बोला कि अगर सही तरह का टैक्स चार्ज करना है, मतलब CGST, SGST, IGST, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्लेस प्रॉपर्ली। जैसे मानो लोकेशन ऑफ सर्विस रिसीवर, प्लेस ऑफ सप्लाई, नेचर ऑफ सप्लाई एंड GST एप्लीकेबल, ठीक है। तो अगर मानो कि प्लेस लोकेशन ऑफ सर्विस रिसीवर अगर महाराष्ट्र है, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर महाराष्ट्र है, तो सर्विस रिसीवर भी महाराष्ट्र में है और सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र में है। इट्स लाइक कि मुंबई टू पूना। सर मुंबई कहाँ है और पूना कहाँ है? बोलो। मुंबई भी महाराष्ट्र में है, पुणे भी महाराष्ट्र में है, तो इसको इंट्रास्टेट बोलेंगे और GST CGST प्लस SGST चार्ज होगा। सर महाराष्ट्र से केरला, मानो मुंबई से कोई गुड्स या सर्विस कोची जा रहा है, कोची, कोची कहाँ है? केरला में, ठीक है। तो इंटरस्टेट, तो इसमें क्या लगेगा? IGST। तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई का इंपॉर्टेंस ये है कि आपको स्टेट के ऊपर डिपेंड करके, प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर डिपेंड करके, रिसीव लोकेशन ऑफ सर्विस के ऊपर डिपेंड करके ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि उसमें कौन सा GST चार्ज करना है। यूजुअली इन केस ऑफ ए गुड्स द प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड। यूजुअली द इन केस ऑफ गुड्स द प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड। गुड्स कहाँ डिलीवर हो रहा है? So the place of supply of goods is the place where the ownership of the goods changes. What if there is no movement of goods? ये एक बड़ा सवाल है कि सर अगर गुड्स का मूवमेंट चेंज नहीं होता, ऐसे केसेस में द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपेंट। मतलब गुड्स जो है वो वहीं पर है, गुड्स मूव नहीं कर रहा है। जैसे मानो कोई मशीनरी है, ठीक है, कोई मशीनरी पार्ट्स है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते एक जगह से दूसरे जगह, वो वहीं पर है। जो पहले ओनर था वो न्यू ओनर को उसी जगह में गुड्स को बेचा, और वो गुड्स ओनरशिप चेंज किया बट पोजीशन चेंज नहीं किया। मानो मुंबई का चीज मुंबई में रह गया, मुंबई का प्रोडक्ट मुंबई में रह गया, ठीक है। तो ये देखा जाएगा कि जब गुड्स ट्रांसफर हो रहा है तो वो गुड्स कहाँ जा रहा है। अगर सेम जगह में ही है, मुंबई का चीज मुंबई में ही है, तो कोई बात नहीं, वही सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। तो इस केस में इंट्रास्टेट अप्लाई हो जाएगा। For example, in a case of sales in a supermarket, the place of supply is in the supermarket itself. मानो कि आप किसी सुपरमार्केट में विजिट किए हो और सुपरमार्केट में कोई प्रोडक्ट सेल हुआ है, तो सुपरमार्केट का प्रोडक्ट कहाँ सेल हुआ है? सुपरमार्केट में हुआ है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस वेयर गुड्स दैट आर assembled and installed will be the location where installation is done. A supplier located in Kolkata supplies machinery to the recipient in Delhi. एक कोलकाता का सप्लायर मशीनरी, ठीक है, एक सप्लायर लोकेटेड इन कोलकाता supplies machinery to the recipient in Delhi. The machinery is installed in the factory of the recipient in Kanpur. कोलकाता का सप्लायर सप्लाई कर रहा है दिल्ली वाले को, कलकत्ता वाले दिल्ली वाले को सप्लाई कर रहा है। मशीनरी इंस्टॉल्ड कहां पर है? कानपुर में। तो सप्लाई ऑफ मशीनरी दिल्ली माना जाए कि कानपुर माना जाए? हेलो,
बोलो सर। सप्लाई ऑफ मशीनरी कानपुर को माने कि दिल्ली को माने? बोलो। हाँ, कानपुर। कानपुर। समझ में आ रहा है ना सर? ऐसे फील करना है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ये तो मैं आज बेसिक्स आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन यही कॉन्सेप्ट आपको पूरा चैप्टर को समझने में हेल्प करेगा, ठीक है। कि कहाँ सप्लाई कर रहे हो इस पे डिपेंड कर रहा है। जब मशीन सप्लाई हो रहा है तो ऑन दैट टाइम मशीन कहाँ सप्लाई हो रहा है, इससे डिपेंड करता है कि प्लेस कैसे डिसाइड होगा, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज, अब सर्विसेज अलग अलग तरीका का हो सकता है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस द लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपेंट इन केसेस वेयर द सर्विस इज प्रोवाइडेड टू एन अनरजिस्टर्ड डीलर। अगर आप कोई सर्विस किसी अनरजिस्टर्ड डीलर को दे रहे हो एंड देयर लोकेशन इज नॉट अवेलेबल, द लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड विल बी प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। उसका अनरजिस्टर्ड डीलर का लोकेशन ट्रैक नहीं कर पा रहे, इन दैट केस लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड विल बी द प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। बात को समझे? मतलब एक कलकत्ता वाले लोग, एक कलकत्ता वाले सप्लायर, ध्यान से समझे बात को फिर से। कलकत्ता वाले या पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल के कोई बंदा उड़ीसा में किसी को कोई सर्विस कर रहा है, जो उड़ीसा में है वो अनरजिस्टर्ड है, जो उड़ीसा में है वो अनरजिस्टर्ड है, तो अनरजिस्टर्ड बंदे को ढूंढने सरकार कहाँ जाएगा? तो फिर जो प्रोवाइडर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो जहां पर प्रोविजन ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जहां से, उसी को माना जाएगा। बिकॉज अनरजिस्टर्ड को पता करना पॉसिबल नहीं है, अनरजिस्टर्ड का पता करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू ट्रैक द अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो ऐसे केसेस में दे जस्ट explain that in cases where the service is provided to an unregistered dealer and their location is not available, the location of service provider will be the place of provisions of service. Special provisions have been made to determine the place of supply for the following services. Service related to immovable property, जैसे कि रेस्टोरेंट सर्विस, एडमिशन टू इवेंट्स। इवेंट्स मतलब लाइक कोई कंसर्ट चलता है, ठीक है, कोई डांसिंग शो चल रहा है, कपिल शर्मा शो या फिर समथिंग लाइक एनीथिंग, ठीक है। कंसर्ट इवेंट का बात कर रहे हैं जिसमें प्रॉपर्टी इमूवेबल है, बट वो सर्विस जो है उसमें जीएसटी चार्ज तो होता है ना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, टेलीकॉम सर्विस, ये सब स्पेशल सर्विसेज है, ठीक है। ये सब स्पेशल पॉइंट है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पैसेंजर, ठीक है। ऐसे केसेस में डिटरमाइन द प्लेस ऑफ फॉलोइंग सर्विसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस सर्विस, ठीक है। बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सर्विस, कुछ एग्जांपल देखोगे तो क्लियर होगा। In case of service related to immovable property, the location of property is the place of provisions of service. Mr. Anil from Delhi provides interior design service to Mr. Ajay. अजय कहाँ के हैं? मुंबई के। अनिल कहाँ से है? दिल्ली से। Property is located in Ooty. Property कहाँ है? ऊटी में। ऊटी कहाँ है? तमिलनाडु में। ओके, अब देखो लोकेशन का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। कौन सा जगह कौन से जगह में है, अब बगावत नहीं कर सकते भाई हमको, मैं क्यों जानूं, डोंट आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, मैं क्यों जानूं, ठीक है, मैं क्यों जानूं रे। हाँ सर। तो मिस्टर अनिल फ्रॉम दिल्ली प्रोवाइड्स अ इंटीरियर डिजाइन सर्विस टू मिस्टर अजय ऑफ मुंबई। द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन ऊटी। So in this case, the place of supply will be the location of the immovable property. आप immovable property कहाँ सप्लाई कर रहे हो, मतलब ये इंटीरियर डिजाइन कहाँ दे रहे हो? ऊटी में दे रहे हो ना, तो ऊटी आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई नहीं है, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई तमिलनाडु है, ओके। रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स ऑफर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस फ्रॉम बैंगलोर टू हम्पी। हम्पी कहाँ है? हाँ सर, वेयर इज हम्पी? हम्पी नॉलेज है सर हम्पी का? हम्पी इज अ वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट सर इन कर्नाटका। कभी विजिट किया आप लोगों ने? कभी हो सके तो जरूर हम्पी जाना, मजा आ जाएगा घूम के देख के। ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जो शायद ही आप कभी देखे होंगे। मतलब ये आश्चर्य सब चीजें हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर भी हो सकता है जो एक पूरा पत्थर को काट के बनाया गया, और आज का नहीं सर, मोर देन आई थिंक 1500 ईयर्स एगो, ठीक है। विजयनगर एम्पायर, हाँ सर, विजयनगर एम्पायर जिसको मुगल ने कभी नहीं हरा पाया, ठीक है।
तो ये बैंगलोर के पास ही है, ज्यादा दूर नहीं सर। देख रहे हैं सर स्ट्रक्चर, देखो पागल हो जाओगे देख के, सच में पागल हो जाओगे, इट्स नॉट एन इजी थिंग। सो व्हाटएवर, तभी हम लोग हम्पी घूम के आ गए थे 2 मिनट के लिए। चलो ज्यादा नहीं घूमना है। तो लुक एट सम, the registered taxpayers offer passenger transport service from Bangalore to Hampi. The passengers do not have GST registrations, है ना? जो जिसको आप पैसेंजर बना के लेके जाते हो, चाहे बैंगलोर से हम्पी लेके जाओ या कोलकाता से सिलीगुड़ी लेके जाओ, क्या पैसेंजर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है क्या? हाँ सर, क्या पैसेंजर जीएसटी रजिस्टर्ड होता है क्या? बोलो ना। नो सर। नो ना। सो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, हम्पी की बैंगलोर? प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्लेस फ्रॉम व्हेयर द डिपर्चर टेक्स प्लेस। जहां से गाड़ी निकला था उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, भले ही आप बैंगलोर से सप्लाई हम्पी की तरफ लेके गए। ठीक है, तो ये सब एक्सेप्शनल सिचुएशंस है जो आपको समझना चाहिए। भले ही कोई बैंकिंग सर्विस किसी को किसी गांव में सर्विस दे रहा है, तो गांव ढूंढने जाएंगे क्या? बैंक जहां है उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। স্যার এটা কি রিভার্স চার্জ হবে, কোনটা? মানে एग्जांपल 2 টা? हाँ, इसमें रिवर्स चार्ज होगा। नहीं, रिवर्स चार्ज क्यों होगा? रिवर्स चार्ज केस में तो पैसेंजर को देना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज कैसे हो सकता है? सॉरी, रिवर्स चार्ज नहीं होगा सर। जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस चला रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो टूर एजेंट है वही तो देगा। तो टूर एजेंट सर्विस ले रहा है कि दे रहा है? हाँ सर, टूर ऑपरेटर जो है वो सर्विस दे रहा है कि ले रहा है? দিচ্ছে। तो फिर सप्लायर है ना, तो फिर रिवर्स चार्ज कैसे हुआ? नीचे तो पैसेंजर्स, হ্যাঁ, বাট पैसेंजर्स প্যাসেঞ্জার তো মানে ওরা তো মানে জিএসটি মানে রেজিস্টার না, তাহলে এই জন্য বলছিলাম। लेकिन यहाँ पर तो ये पैसेंजर तो रेसिपेंट तो पैसेंजर ही है ना। कंफ्यूज हो गए? अगर अगर ये पैसेंजर जो है, अगर मानो कभी ऐसा होता कि जो रिसिपेंट है, जैसे यहाँ पर पैसेंजर रिसिपेंट है पर पैसेंजर अनरजिस्टर्ड है ना? पैसेंजर रिसिपेंट भी है और पैसेंजर अनरजिस्टर्ड भी है। आरसीएम कब लगता है? जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड होता तो। ও হ্যাঁ 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 ঠিক। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड होता तो रिसिपेंट को जीएसटी फाइल करना पड़ता। बट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के केस में कभी पैसेंजर को कभी भी हम लोग रिसिपेंट हो सकता है वो, लेकिन वो जीएसटी रजिस्टर्ड कैसे होंगे? वो तो पैसेंजर है। तो ऐसे केसेस में तो बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, अगर कभी सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो तो फिर रिसिपेंट अगर रजिस्टर्ड है तो सरकार उसी से जीएसटी कलेक्ट करेगा। बट पैसेंजर के केस में तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। पर प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से देखो तो बैंगलोर को ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, हम्पी को नहीं। बिकॉज गाड़ी हम्पी जरूर गया होगा बट बैंगलोर से गया होगा, तो यहाँ पर हम्पी को ढूंढना जरूरी नहीं। टूर ऑपरेटर कहाँ से अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है यही है ना। भले ही वो डेस्टिनेशन उसका हम्पी हो, भले ही डेस्टिनेशन उसका हम्पी हो, ये एक्सेप्शनल सिचुएशंस है। ठीक है सर। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वैल्यू कैसे क्रिएट किया जाता है? ऐसे तो वैल्यू समझाने के लिए कैलकुलेशंस करना सीखना पड़ेगा आगे आगे। बट अगर मैं समरी बताऊं आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई का, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई मींस द मनी दैट अ सेलर वुड वांट टू कलेक्ट द गुड्स एंड सर्विस सप्लाई। जो गुड्स एंड सर्विस मैंने सप्लाई किया उसके बदले में जो पैसा मैं कलेक्ट करता हूं, द अमाउंट कलेक्टेड बाय द सेलर फ्रॉम द बायर इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट वेयर पार्टीज आर रिलेटेड एंड रीजनेबल वैल्यू मे नॉट बी चार्ज्ड, घोटाला जब होता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में घोटाला होता है। ठीक है, वेयर पार्टीज आर रिलेटेड एंड रीजनेबल वैल्यू मे नॉट बी चार्ज, क्योंकि आप रिलेटेड पार्टी में ना वैल्यू को कम दिखा सकते हो। वैल्यू को कम शो करना कैसे होता है? लोअर वैल्यू चार्ज करना। सपोज आप 1000 टका का प्रोडक्ट सेल किए बट आपका रिलेटिव है तो आप उनको 800 का बिल दिखा रहे हो,
ठीक है, 800 का बिल बना रहे हो, क्या हो जाएगा? अगर इस तरह का हर एक 1000 का बिल को 200 में कम कर देते हो तो सरकार का जीएसटी लायबिलिटी में जो पेबल अमाउंट है वो कम हो जाएगा। तो एक तरह का घोटाला है। जीएसटी ऑडिट में जो बड़ा बड़ा कंपनी होता है उनके केस में जीएसटी ऑडिट मैंडेटरी होता है, उसमें ये सब पकड़ा जाता है। ठीक है, तो और ट्रांजैक्शन में टेक प्लेस ऐसे बार्टर और एक्सचेंज। अच्छा, कई बार ऐसे होते हैं कि बार्टर और एक्सचेंज हो रहा है, बदले में चीजें होता है, तो उसका कोई वैल्यूएशन डायरेक्टली नहीं दिखता। लेकिन बड़े बड़े कंपनीज कई बार अपना जीएसटी को, बड़े बड़े बिजनेसेस क्या करता है, सरकार को थोड़ा सा धोखा देने के लिए बार्टर या एक्सचेंज कर लेते हैं, तो वैल्यू ढूंढना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पैसा का लेन देन नहीं होता है ना। जीएसटी लॉ प्रेस्क्राइब करता है the value on which GST is charged must be its transactional value. This is the value at which unrelated parties would transact in normal course of business. It makes sure GST is charged and collected properly, even though the full value may not have been paid. हो सकता है कि सेलर ने किसी को 1000 का प्रोडक्ट सेल किया, बट उसने 1000 में से 500 पेमेंट किया, 500 बाकी रखा। वो आपका प्रॉब्लम है कि आप अपने रिसीवर से, मतलब बायर से आपने कलेक्ट नहीं कर पाया, दैट इज योर प्रॉब्लम। बट सरकार तो फुल वैल्यू पे जीएसटी चार्ज करेगा। मतलब 1000 टका में ही अगर 18% चार्ज करना है तो 1000 में करेगा ना, कि ऐसा कि 500 मुझे नहीं मिला तो 500 का जीएसटी मैं नहीं दे सकता। समझे कि नहीं? आगे आगे हम लोग सर जीएसटी रिलेटेड, ये टाइम, प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई रिलेटेड, मैं आपको ओवरव्यू दे दिया। ओवरव्यू में भी आपको काफी डिटेल्स बताया, ओवरव्यू भी कुछ कम चीज नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे आपके साथ थोड़े डिटेल्स डिस्कशंस भी करना है, थोड़ा प्रोविजंस, थोड़ा सा डेफिनेशंस, थोड़ा और केस लॉ मुझे बताना चाहिए। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और भी डेट का कुछ क्वेश्चंस है, मैं आपको नोट्स भी शेयर कर देता हूँ, आप एक बार हो सके तो देख ला, चालू कर दीजिए। बट एक बार मैं डिस्कस करूंगा सर टाइम के ऊपर, प्लेस के ऊपर एंड वैल्यू के ऊपर। ठीक है, आज का क्लास मेरा इतना ही है, बाकी बात मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा सर। ठीक है, समझ गए सर? बोलो। सर ओके सर, ठीक है। ये जो क्लास नोट्स है ये शेयर करता हूँ सर आप लोगों से, एक बार मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अगर बाई चांस मैं नोट शेयर करने में देरी कर दिया तो। ठीक है सर, चलो गुड नाइट, टाटा, बाय सर।